पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल काफ़ी सख्त हैं और उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को रिपोर्ट तलब की है और उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट मुझे जल्द 2 दिन के अंदर प्रस्तुत करें। इसको लेकर आपको बताएं, हिंसा को पूरे दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन हो रहा है और हमारे देश में भी काफ़ी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि एक समय था जिस समय कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को मार भगाया गया, सारे भारत के लोग मौन थे, मीडिया मौन था और ये गुस्सा इस समय मीडिया के प्रति भी है, जो लोग उस हिंसा को रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। मीडिया में आप देखेंगे एक खामोशी सी है और वो खामोशी आप देखिए किस कदर बेशर्मी वाली खामोशी है कि यदि उत्तर प्रदेश जहां योगी सरकार का शासन है वहां यदि एक दलित की हत्या हो जाए तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया तक वहां पहुंच जाता है, पूरी कांग्रेस पहुंच जाती है और जो प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है, केजरीवाल तक जाकर करोड़ रुपए की घोषणा कर देते हैं। वो सब के सब कई दलितों की हत्या पश्चिम बंगाल में होने पर मौन है। वो सारा मीडिया पश्चिम बंगाल में जो दलितों की हत्या हुई है उस पर मौन है, महिलाओं के बलात्कार पर मौन है। अब ऐसे में जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं वो मौन नहीं है। उन्होंने सीधा सीधा एक इशारा दे दिया है कि या तो आप तुरंत इस हिंसा पर एक्शन लीजिए वरना महिलाओं के ऊपर होते हुए अत्याचार, होता हुआ शोषण, बलात्कारों पर मैं शांत नहीं बैठूंगा। यानी कुछ ना कुछ एक्शन तुरंत राज्यपाल ले सकते हैं। उसकी रिपोर्ट उन्होंने मांगी और मुख्य सचिव ने रिपोर्ट नहीं दी। इसके बाद केंद्र सरकार को उन्होंने राज्यपाल ने रिपोर्ट भेजी गृह मंत्रालय को कि ये जो मुख्य सचिव है ये सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके बाद गृह मंत्रालय एक्शन में आया और गृह मंत्रालय की टीम बाकायदा पश्चिम बंगाल में जब जांच के लिए गई, उन्होंने वो सारी चीज़ें भी देखी जो धनखड़ जी ने बाकायदा मुख्य सचिव के साथ शेयर की थी, मेल भेजे थे, उन सब रिकॉर्ड को लिया है और उस रिकॉर्ड के आधार पर अब ये माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का जो मुख्य सचिव है, जो टीएमसी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है, अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है, अब उसके भी खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और ये बहुत बड़ा कदम होगा क्योंकि आईएएस अधिकारी होते हैं ये जो सचिव होते हैं और इनकी जिम्मेदारी है कि ये निष्पक्ष रहें और ये केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह होते हैं, गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं। इनको राज्य सरकार के पास भेजा जाता है सारी चीज देखने के लिए, लेकिन इनकी एक जिम्मेदारी है कि यदि राज्य में कोई गड़बड़ हो रहा है, कोई कानून व्यवस्था गड़बड़ हो रही है, यदि सरकार काम ठीक नहीं कर रही है तो इसकी पूरी रिपोर्ट ये गृह मंत्रालय को इमीडिएट दें। लेकिन देखने में ये आया कि पिछले 10 साल में जिस तरह से बांग्लादेशियों ने पश्चिम बंगाल में घुसपैठ की, जिस तरह से रोहिंग्याज ने वहां पर हिंसा की, जिस तरह से बमबाजी और महिलाओं के साथ रेप जैसी घटनाएं पश्चिम बंगाल में हुई, इस सब पर यह पूरा प्रशासन मौन रहा जिसको रिपोर्ट देनी थी केंद्र सरकार को। अब आईपीएस लॉबी भी पश्चिम बंगाल में काम ठीक नहीं कर रही है। शायद उनको लगता है कि खाओ और खिलाओ वाली नीति चल रही है। क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? एक आईपीएस अधिकारी को यदि केंद्र सरकार ये कहती है कि आपको हम डिप्यूटेशन पर केंद्र में बुलाते हैं और ममता बनर्जी कह दे कि नहीं जाना, तो वो ममता बनर्जी का कहना मानते हैं। क्यों? क्या वो राज्य सरकार के अधीन है? कानून तो कहता है नहीं, वो केंद्र के अधीन है, केंद्र के प्रति जवाबदेह हैं और केंद्र कानून के तहत उनको कहीं भी भेज सकता है, कहीं भी ट्रांसफर कर सकता है। अब जो भी है वो कानून में परिवर्तन भी यदि करना पड़े केंद्र सरकार को, ये केंद्र सरकार को समझ में आ गया कि कई सारे आईपीएस अधिकारी ऐसे हैं जो राज्य सरकार की नौकरी करते करते वो राज्य के नेताओं की चाकरी करने लगते हैं और उनके पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं, या तो उनके गुलामों की तरह काम करते हैं या तो उनके बिजनेस पार्टनर की तरह काम करते हैं। और यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। केंद्र सरकार ऐसा कैसे कह सकता है किसी एक वेतन भोगी कर्मचारी के खिलाफ, चाहे वो आईएएस हो चाहे वो आईपीएस हो, कि साहब उनको नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, उनको जेल में नहीं डाला जा सकता। योगी सरकार का उदाहरण लीजिए, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे आईपीएस और आईएएस के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अगर शासन चाहे तो क्या नहीं कर सकता? करना चाहिए। यदि कोई एक एम्प्लॉई उसको आय से अधिक संपत्ति रखने में, इनकम टैक्स पूरा ना देने में
उसको जवाबदेही हो सकती है। यदि बेनामी संपत्ति में किसी की संपत्ति जब्त हो सकती है, उसको जेल हो सकती है, तो इस देश के आईएएस आईपीएस को क्यों नहीं, जुडिशरी से जुड़े हुए लोगों को क्यों नहीं? ये दोहरा कानून इस देश में क्यों है? अब जरूरत है कि इस रिफॉर्म को करना पड़ेगा, नहीं तो इस देश में ये जो दो व्यवस्थाएं चल रही हैं कि एक ऑफिसरों के लिए अलग व्यवस्था, जुडिशरी से जुड़े हुए लोगों के लिए, आईपीएस के लिए, आईएएस के लिए अलग व्यवस्था है। वो सेफ नौकरी करते हैं, सेफ पैसा कमाते हैं, अरबपति करोड़पति भी हो जाएं, उनको कोई टच करने वाला नहीं है। और यदि बाई चांस कहीं पकड़े भी जाएं तो कोर्ट उनको जमानत दे देता है, निचली नहीं तो ऊपरी अदालत, और पूरी जिंदगी ऐस में बीत जाती है। दूसरी तरफ एक आम आदमी है जो जरा भी कोई गड़बड़ कर दे, सड़क पे कानून का उल्लंघन कर दे, कोई टैक्स देने में कुछ लेट कर दे, उसके खिलाफ नोटिस होता है, जेल तक हो जाती है। इस देश में अब से पहले 70 साल यही चला है कि आम आदमी के साथ कोई कानून है, खास के लिए कोई और कानून है, और इस खास कानूनों के चलते आज तक किसी राजनेताओं को जेल नहीं हुई, किसी आईएएस लॉबी के आईपीएस अधिकारियों के, चाहे वो भ्रष्ट ही क्यों ना हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। और इसलिए मैसेज ये जाता है कि इस देश में आप कुछ भी कर सकते हो, केवल सत्ताधीशों से आपकी जान पहचान होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए। और इसलिए हमने देखा, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, हम देख रहे हैं, चाहे हमने देखा महाराष्ट्र के अंदर देखा, महाराष्ट्र में आपने देखा कि किस तरह से कुछ पुलिस की नौकरी करने वाले लोग पार्टी के कार्यकर्ता की तरह व्यवहार करते हैं। वो पार्टी के लिए उगाही का काम कर रहे हैं, पोल खुलने पर वो कंप्लेंट कर रहे हैं, एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं, लेकिन अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो तीसरे को खबर नहीं लगती, कोई पता नहीं लगा सकता कितने पैसे कमाए और कितने कहां गए, किसको मार दिया गया, किसको फर्जी जेल में डाल दिया गया, किसको केस खत्म करके अपराधी को जेल से छोड़ दिया गया। सब राम भरोसे चल रहा है। तो अभी तक जो चल रहा था वो चलता रहे। हम कांग्रेस को कब तक कोसते रहेंगे मोदी जी? इस समय आपको सत्ता में आए हुए मोदी सरकार को अब तो 6 साल से ऊपर हो गया। मानते हैं इस देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, मानते हैं इस देश में जड़ों तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लेकिन अब सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है, वरना जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हो रहा है, पश्चिम बंगाल चल रहा है, वहां आईएएस और आईपीएस मिल जाएंगे, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए मिल जाएंगे, और राजनेता तो वोटों के आधार पर जो जीत के आए हैं उनको तो वोट चाहिए, उनको सत्ता चाहिए, उनको कुर्सी मिलनी चाहिए। कितने लोग मरे, कितने लोग घर छोड़ के जाएं, कितनी लड़कियों के, महिलाओं के साथ बलात्कार हो, इनसे उनको फर्क नहीं पड़ता, केवल उनको फर्क पड़ता है अपनी कुर्सी से, और कुर्सी मिलनी चाहिए किसी भी कीमत पर। और इसके लिए आप देखिए, राजनेता मिल गए, कांग्रेस मिल गई, वामपंथी मिल गई, एआईएआईएम मिल गए, ओवैसी जी मिल गए, यानी सब मिल गए। यहां तक कि अपने को हिंदूवादी पार्टी कहने वाली शिवसेना, वो भी सपोर्ट में आ गई। सत्ता मिलनी चाहिए, आप हमारी सपोर्ट करो, हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे। कल को लग रहा है कि बीएमसी के चुनाव जब महाराष्ट्र में होंगे, जब महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होंगे, तो वहां भी रोहिंग्या हैं, वहां भी बांग्लादेशी घुसपैठी जाएंगे आप देखना वोट करने के लिए, और वहां भी उनके भाई बंद हैं। तो उनकी वोटों के लिए जब ममता बनर्जी और ऐसे कई सारे नेताओं को खड़ा किया जाएगा, जो वहां खड़े होकर कहेंगे, भाइयों बहनों, हमने देखिए पश्चिम बंगाल में हमारे बांग्लादेशी भाइयों को भागने नहीं दिया, हमने सीए लागू नहीं किया, हमारी सरकार लाई है, सीए लागू नहीं करेंगे और ऐसे लोगों को बचाइए जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। तो शिवसेना सोचती है कि हिंदुओं की वोट तो तुम्हें मिल ही जानी है। बहुत सारे हैं इस तरह के लोग यहाँ इस दुनिया में कि जो ममता बनर्जी को वोट दे सकते हैं चंडी पाठ सुनकर, गोत्र बताकर, मंदिर के चक्कर काट के, और बाकी लोग लेकर वोट सत्ता में बने रहो, लूट खसूट मचाते रहो और रोहिंग्याओं को बसाते रहो, गजवाए हिंद बनाने की तरफ चलते रहो। ये सब मानसिकता चल रही है, और जैसे मैंने बताया, योजनाबद्ध तरीके से काम चल रहा है। इस समय केंद्र के द्वारा जो ये एक्शन लिया गया है, ये बताता है कि अब ये बदलता हुआ समय है। एक समय था कि इस देश में कश्मीर से पंडितों को मार भगाया गया, पूरा देश और मीडिया, सारे अफसर सब मौन थे, और वो जगह जगह टेंट में जाने को मजबूर हुए, शरण लेने को मजबूर हुए। मुझे याद है
कि उस समय जब वो भाई बहन हमारे वहाँ से आए थे, ना उनके पास कोई कपड़े थे, ना मार्कशीट थी, ना उनके पास कोई सर्टिफिकेट थे। बेचारे जो ग्रेजुएट करे हुए लोग थे, लड़कियाँ बच्चे थे, उनको लेबर की नौकरी करनी पड़ी, दिहाड़ी मजदूर का काम करना पड़ा, लेकिन अपने को जिंदा रखने के लिए और इज्जत बचाने के लिए दिल्ली में शरण लेने को मजबूर हुए, भारत के अलग अलग हिस्सों में मजबूर हुए। ये बहुत ही शर्म की बात थी कि हमारे देश में, जहां हिंदुओं का देश कहा जाता, वहीं हिंदू बेघर हो जाएं जान बचाने के लिए और इज्जत बचाने के लिए, टेंटों में रहने को मजबूर हों। आज भी दिल्ली की एक कॉलोनी ऐसी है जहां ये कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, अपनी जान और इज्जत बचाकर झुग्गियों में रह रहे हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार में सत्ता बदली हुई है, अब कोई कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है, और इसलिए मोदी जी ने शायद इसके लिए तुरंत एक्शन लिया है, अमित शाह ने तुरंत एक्शन लिया है और अपने गृह मंत्रालय की टीम को पश्चिम बंगाल में भेजा। इस रिपोर्ट आने के बाद ये माना जा रहा है कि यदि ममता बनर्जी ने इस पर एक्शन कोई नहीं लिया, क्योंकि अब ये रिपोर्ट इनपुट, इंटेलिजेंस की इनपुट गृह मंत्रालय के पास है कि इस आने वाले 5 साल में पूरी कोशिश रोहिंग्याओं की और बांग्लादेशियों की ये रहेगी कि किसी भी तरह पश्चिम बंगाल को भारत से अलग कर दिया जाए, और इसको बांग्लादेश में मिलाने की साजिश की जा रही है। आसाम को भी अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, और बांग्लादेश से इसको तब किया जाएगा जब यहाँ से हिंदुओं को मार भगाया जाए, दहशत पैदा कर दी जाए, ताकि हिंदू खुद ही छोड़ के चले जाएं और या प्रताड़ित होकर अपना धर्म परिवर्तन कराकर वहीं उन रोहिंग्याओं में मिल जाएं। तो ये पूरी साजिश जो चल रही है, इस पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश से मिलाने की चल रही है, और ये बहुत गहरी साजिश जब इनपुट मिली है केंद्रीय गृह मंत्रालय को, इसके बाद गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की है। अब राज्यपाल की रिपोर्ट और इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट और इस पर कलकत्ता हाई कोर्ट की 5 जो जज हैं उनकी बेंच की जो नोटिस है, इस सब पर संज्ञान जब लिया जाएगा तो उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल को भारत से कटने से बचा लिया जाएगा। वंदे मातरम।